सत्ता के वैकल्पिक रूप से तेजी से उभरते हुए संगठन और देश। तो देशों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। देश में आता है हमारे भारत, इजराइल, चीन और रूस। तो इन्हों को हम एक एक करके समझेंगे। थंबनेल का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो पहले हमारी बात आती है चीन के बारे में। तो देखिए इसका विकास कैसे होता है वो समझते हैं, और चीन इतना मजबूत कैसे है वो इसके अंदर समझ आ जाएगा। तो चलिए चीन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। माओ के युग में चीन का विकास, मतलब माओ थे जिनका नाम था माओ त्से तुंग। उन्होंने 1949 में साम्यवादी पार्टी थी उसके नेतृत्व किया था, और साम्यवादी क्रांति का भी नेतृत्व इन्होंने ही किया था। इन्होंने साम्यवादी शासन की नींव रखी और इन्होंने कहा था कि हम अपना विकास इतनी तेजी से करेंगे साम्यवादी गति के द्वारा, और हमारा जो देश है 2040 तक आते आते विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जनता ने काफी सहयोग करा इस साम्यवादी क्रांति में। इसी के साथ देखिए यहाँ पर यह भी सामने आई बात कि ये एक सत्ता के वैकल्पिक रूप में सामने भी आया। आने वाले समय में धीरे धीरे आ भी रहा था 1949 के बाद से। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में समस्याएं भी पैदा हुई थी कि चीन को समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। किस प्रकार की, देखिए चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे, किसके द्वारा, समाजवादी मॉडल के साथ में, और औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सारे संसाधनों का औद्योगिकरण कर दिया, जिस कारण सभी को इस समस्या का सामना करना पड़ा। मतलब जो भी संसाधन जो थे उनके पास भी होने के बावजूद भी उनका मैन्युफैक्चर होने के बाद ही इस्तेमाल कर पाते थे। सारे संसाधनों का औद्योगिकरण हो चुका था। चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक कल्याण योजनाओं और लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही थी। मतलब देखिए आप समझिए इसका कि चीन ने रोजगार भी दिया नागरिकों को, स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी, यानी समाज का कल्याण भी किया, यहाँ तक कि इसमें जनसंख्या ने भी साथ दिया। लेकिन आने वाले समय में इसके लिए चीन की जनसंख्या ही इसके विकास में बाधा पैदा कर रही थी। देखिए मैं बता दूं, कृषि थी ना वो परंपरागत तरीके पे थी, और चीन ने सारी व्यवस्थाएं ना औद्योगिकरण पे कर दी थी। अब बताइए जो चीन था वो कृषि उत्पादन बहुत ही कम कर रहा था और उद्योग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए कृषि परंपरागत तरीके के आधार पर होने के कारण क्या हुआ, उद्योग की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इसी के साथ आगे हम बात समझेंगे चीन में सुधार की पहल। देखिए अब ये समस्याएं तो थी, अब इन समस्याओं को सुधारा कैसे गया वही चीज़ समझेंगे। देखिए चीन शॉक थेरेपी की ओर ना जाकर इसने अपना विकास कैसे किया, चरणबद्ध तरीके से। वो चरणबद्ध तरीके कौन कौन से थे इसके अंदर हम ईयर वाइज समझेंगे। ध्यान रखना 1972 में चीन ने अमेरिका से संबंध स्थापित कर लिए, आर्थिक और राजनीतिक एकांतवास को समाप्त कर दिया, मतलब प्राइवेसी जो थी ना बंद कर दी, पूरी तरीके से हटाई दी, और सबसे पहले अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। 1973 में प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था चाउ एन लाई। उन्होंने कृषि, औद्योगिकरण, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के 4 प्रस्ताव रखे। इन्हीं के आधार पर चीन ने काफी तेजी से अपना विकास करा। 1978 तात्कालिक नेता थे उस समय, उनका नाम था देंग शियाओपिंग ने तो खुले द्वार की नीति अपनाई। मतलब उन्होंने कहा कि भाई दूसरे देश आओ और हमारे साथ व्यापार करो। मतलब यहाँ से उनकी विकास जो है ना काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा जब देश में आएगी तो उनका विकास तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, साफ बात है। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया और 1998 में उद्योग का निजीकरण कर दिया, और इसी के साथ इन्होंने सेज की स्थापना की, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। 2001 में चीन ने एक कदम और बढ़ाया दूसरे देशों के लिए। कौन सा, विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया चीन 2001 में, और यहाँ से अन्य देशों के लिए भी द्वार जो है और ज़्यादा खुल गए। अब बात आती है इनके सुधारों पर। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े थे, वो कौन कौन से, तो देखिए हम इनको समझते हैं। वहाँ आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी को समान रूप से नहीं मिला था। इससे क्या हुआ, आर्थिक असमानता और बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई। मतलब इन्होंने विकास के लिए उद्योग तो अपना लिया लेकिन पर्यावरण की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट पॉइंट, चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ा। मतलब वहाँ के प्रशासन और समाज में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया कि उसे रोकना भी मुश्किल हो गया। जैसा भारत के अंदर आप देख सकते हो कितना करप्शन है भारत में, शासन व्यवस्था में और समाज में। नेक्स्ट पॉइंट, गाँव व शहर के और
तटीय व मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच में आय में अंतर बढ़ा। मतलब इन्हों के बीच में देखिए इनकम में ही अंतर बढ़ गया इनकी, जो इनके बीच में जो इन्हें इनकम मिलती थी इन जगहों पर, शहर हो या गांव हो या कोई भी इलाका हो, हर जगह पर भाई अलग अलग तरह के लोगों को इनकम मिल रही थी। तो यहाँ से भी भेदभाव बढ़ने लगा, किसके रूप में, आर्थिक रूप से। इसी के साथ आगे बात आती है चीन ने भारत के साथ संबंध कैसे बना रखे। मैं आपको बता दूं, चीन के साथ भारत के संबंध विवादपूर्ण भी हैं और साथ में सहयोग वाले भी हैं। वो कैसे, समझिए। इसके अंदर सबसे पहले हम विवाद वाली बात कर लेते हैं। 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत और चीन की सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम बिगड़ गए हैं। मतलब यही है कि चीन ने कहा 1950 में हम भाई कैसे भी करके तिब्बत को हड़पेंगे और भारत और चीन के बीच में सीमा है, वहाँ पर बस्तियाँ बसाएंगे। लेकिन दोनों के बीच में इस पर विवाद पैदा हो गया और संबंध और खराब हो गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर जबरन अपना दावा स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। 1962 का यही पहला युद्ध था जिस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। चीन चाहता था कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर यह अपना दावा स्थापित कर पाए कैसे भी करके। इसी के साथ मैं आगे बता दूं आपको नेक्स्ट पॉइंट, चीन द्वारा हमेशा पाकिस्तान को समर्थन देना। पाकिस्तान हमेशा भारत का विरोधी रहा है, लेकिन फिर भी चीन हमेशा उसको हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की हथियारों संबंधित हर प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। इसी के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि चीन ने भारत की तरफ ना देखा और ना ही किसी अन्य देशों की तरफ देखा। क्यों? क्योंकि देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों ने एक प्रस्ताव रखा था, जैश-ए मोहम्मद एक संगठन है, आतंकवादी संगठन। इसकी जो गतिविधियां थी ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसकी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रस्ताव रखा गया, लेकिन चीन ऐसा था कि चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि चीन, पता है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, उसका एक स्थायी सदस्य है। वीटो पावर इस्तेमाल की इसने और वहीं पर इस जो प्रस्ताव था इसको निरस्त कर दिया गया। इसी के साथ देखिए भारत ने अजहर मसूद थे, वो आतंकवादी है वो भी, और उसको एक आतंकवादी घोषित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रस्ताव रखा गया था भारत द्वारा सुरक्षा परिषद के अंदर, जिसको भी चीन ने निरस्त कर दिया। यानी कि यहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल किया। वीटो पावर मतलब आप ध्यान रखना, 5 देश हैं सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी, उसमें से कोई भी अगर एक विपक्ष में या उसके विरोध में किसी प्रस्ताव के विरोध में वोट डालता है तो उस कानून को वहीं पर निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात आती है हमारी बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के संबंधों को भारतीय हितों के विरोध माना जाता है। भारत हमेशा कहता है कि चीन अगर बांग्लादेश या म्यांमार से संबंध बनाता है तो हमारे हितों के विरोध है ये बात। आगे बात आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट, चीन की महत्वाकांक्षी योजना OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड। ये एक ऐसा मार्ग है जो चीन के द्वारा बनाया जा रहा है। मतलब इसके जरिए अब चीन ये चाहता है कि जो मध्य एशिया है और यूरोप है वहाँ तक इसकी आसानी से पहुँच हो सके किसी एक मार्ग के जरिए, और हर एक देश के जो बाजार हैं वहाँ पर आसानी से अपना निवेश कर सके, आसानी से आदान प्रदान किया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं भारत जो है इसके खिलाफ है, क्योंकि ये POK से होते हुए गुजर रही है और भारत कहता है कि OBOR का मकसद है ना भारत की जमीन को घेरने का है। इसीलिए दोनों के बीच में और विवाद तनावपूर्ण हो रहे हैं। एक और बात आती है जमीन से रिलेटेड। देखिए 2017 में भूटान की जो जमीन है जो है डोकलाम, वहाँ पर चीन और भारत के बीच में तनाव बना हुआ है। दोनों जमीन अपनी बताते हैं और उन पर दावा करते रहते हैं, जिस कारण ये लंबा विवाद बना हुआ है और तनावपूर्ण हो गए इनके संबंध। इसी के साथ बात आती है कि भारत और चीन के बीच में सहयोग के क्षेत्र भी हैं, मतलब दोनों आपस में मित्रता भी चाहते हैं। वो कैसे, देखिए 1988 में भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो गए चीन में और वहाँ से मित्रता में थोड़ा बहुत संबंधों में सुधार हुआ। इसी के साथ आगे दोनों देशों ने देखिए 4 पोस्ट खोलने के लिए समझौते किए थे। किसके ऊपर वो 4 पोस्ट खोलने की बात की गई थी? सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, ताकि व्यापार जो है आसानी से हो, दोनों में किसी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो। यही इनका मकसद था आगे। और इसी के साथ मैं आपको और बता दूं 1999 से ही भारत द्विपक्षीय व्यापार कर रहा है और ये 30% हर साल बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब कह सकते हैं कम हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत ने मेक इन इंडिया अपना लिया है और भारत हमेशा भारतीय वस्तु को ही ज़्यादातर प्रोत्साहन करता है, इन्हों को ही इस्तेमाल करो, यानी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए। आगे बात आती है वैश्विक संगठनों पर। भारत तथा चीन ने विश्व व्यापार संगठन, देखिए विश्व व्यापार संगठन हो, WTO हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के मामले में दूसरा ही क्यों ना हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो
गया, ठीक है, WTO हो गया, ये सब आर्थिक रूप से बड़े संगठन है विश्व स्तर पर। तो इनकी जो नीतियां हैं ना उनको एक समान रूप से अपनाते हैं दोनों भारत और चीन, तो इसीलिए दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो जाते हैं, सुधर जाता है दोनों के बीच में। अब बात आती है भारत की कि भारत किस प्रकार से एक सत्ता का विकल्प खड़ा हो सकता है, यानी कि अमेरिका को भी चुनौती दे सकता है। कैसे हैं देखिए, जो 21वीं सदी है ना, आज के समय भारत है ना एक अर्थव्यवस्था के रूप में एक उभरता हुआ देश है, काफी तेजी से उभर रहा है अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत अपनी विशाल जनसंख्या, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तथा सस्ते श्रम के कारण विश्व के देशों के लिए एक निवेश का उत्तम उदाहरण बन गया है। मतलब यही है कि कोई भी देश है ना वो चाहता है कि भारत के साथ व्यापार किया जाए, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और आसानी से वो देश है ना भारत में निवेश कर सकता है, अपने सामानों को बेच सकता है और काफी ज्यादा मुनाफा भी उठा सकता है। तो इसलिए उनकी नजरों में भारत एक विकसित रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने कंप्यूटर तथा सूचना तकनीकी के क्षेत्र में विश्व में सर्वोच्च स्थान बनाया हुआ है। चाहे सूचना तकनीकी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चाहे कंप्यूटर का माध्यम ही क्यों ना हो, इन पर भारत काफी ज्यादा ही आगे है। हर एक देश के अंदर अगर बात करें तो हर एक देश बेंगलुरु की तरफ देखता है, कोई भी जो सूचना तकनीकी के अंदर जानकार हो, जिसको तकनीकी की जानकारी है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, जो बेंगलुरु है ना वो भारत का कैपिटल है टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है। आगे हमारी जो बात आती है नेक्स्ट पॉइंट कि भारत की विकास दर बहुत अच्छी है। भारत ने गंभीर आर्थिक संकटों का सामना सफलतापूर्वक किया है, हमेशा पीछे नहीं हटा है। उसका सामना जो है अपने दिमाग के आधार पर और अपनी सूझबूझ के आधार पर ही उसका सामना किया है। इसी के साथ हमारी आगे बात आती है, ये सभी परिवर्तन हमें यही दिखा रहे हैं कि भारत जो है ना विश्व में एक शक्ति का केंद्र बन सकता है आने वाले समय में। इसी के साथ आगे हम समझते हैं इजराइल के बारे में। यह आपका नया टॉपिक ऐड हुआ है। इजराइल अर्थव्यवस्था के अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी रक्षा के मामले में 21वीं सदी की दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक के रूप में उभर रहा है। अगर हम इजराइल की बात करें कि इजराइल भी एक सत्ता के रूप में केंद्र बन सकता है, जी हाँ, वो कैसे, यहाँ बताया हुआ है कि विज्ञान के मामले में हो, प्रौद्योगिकी के मामले में हो, चाहे रक्षा के मामले में हो, इस 21 सदी में काफ़ी तेजी से अन्य देशों के सामने उभर रहा है राष्ट्रों के रूप में, ठीक है। आप बात ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, इजराइल अपनी रक्षा कौशल, तकनीकी उद्योगीकरण और कृषि विकास के कारण वैश्विक राजनीति में नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। अगर हम इसकी बात करें रक्षा कौशल की तो इतनी ज़्यादा है, मतलब इसका डिफेंस सिस्टम आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा ही मजबूत और काफ़ी टेक्नोलॉजी पर आधारित है। मतलब कोई देश अगर इस पर हमला भी करता है तो 10 बार सोचेगा कि हमला करें या नहीं, ठीक है। तो आप इन 2 पॉइंटों को इसके लिए ज़रूर याद रखना अच्छी तरह से। इसी के साथ हमारा आगे आता है रूस, कि रूस किस प्रकार से ये भी एक विकल्प बन सकता है सत्ता के लिए। देखिए, रूस जो है ना सोवियत संघ का शुरू से ही आपको पता है नेतृत्व कर रहा था और साथ में सबसे बड़ा हिस्सा भी था विघटन से पहले। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, रूस की GDP इस समय दुनिया के 11वें स्थान पर है और रूस के पास खनिज है, प्राकृतिक संसाधन है और गैसों के भंडार हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में भी बात करें ना, वो भी अमेरिका से भी काफी ज्यादा आगे है, तेजी से उभरती जा रही है। इसे वैश्विक दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनाते हैं। यही तो कारण है कि भाई जो रूस है काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है। इसी के साथ जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है, रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य भी है। मतलब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य में से एक रूस भी है, जिसे P5 भी कहा जाता है, ठीक है। थंबनेल का जो उद्देश्य था वह यही था कि आप इस प्रकार की वीडियो देखें और इस तरह के मनोरंजन के साथ इस वीडियो को समझें। तो और कोई मोटिव नहीं था उस थंबनेल का। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।